याद रखिए कि आपका जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भीड़ का शासन। भीड़ हो सकता है कि पूरा कंफर्म हो कि इसी ने ये गलती किया, देखा है वहां पे हो सकता है, लेकिन लगभग भीड़ इंटरव्यू जिसको आप लेमन टर्म में बोल देते हो, एक्चुअल वो पर्सनालिटी टेस्ट है। पॉलिटी वीक है, पॉलिटी की समझ नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, और वो सोचेगा कि हम भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, एक लॉ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है तो उसमें जैसे आईपीसी में धारा 1 धारा 2 धारा 3 कैसे याद कर पाओ? तो जब आप पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, फाउंडेशन में पढ़ेंगे, तो साथ में ये चलिए, गुड इवनिंग। कौन यहाँ पे तो कुछ फाउंडेशन के पहले से बच्चे दिख रहे हैं, और कौन लोग नए हैं जरा हाथ उठाएं। अच्छा, काफ़ी नए हैं। जो पुराने हैं वो मुझे जानते होंगे। अब तो देखिए, मेरा नाम इंजीत कुमार है, मैं विजन में पॉलिटी गवर्नेंस आईआर पढ़ाता हूँ। आज पॉलिटी का हम लोग पर्सपेक्टिव देखेंगे कि किस प्रकार से, खासकर जो बिगनर्स हैं, कुछ यहाँ पुराने बच्चे भी हैं तो मेरी बात से ज़्यादा वो समझ पाएंगे, क्योंकि उनका 1 साल लगभग, बहुत सारे लोगों का, कितने लोगों का 1 साल हो चुका है पढ़ते हुए? जब या 6 महीना कितने लोगों का हो चुका है? नहीं, सब नया ही है। अच्छा, 6 महीना हो चुका है। तो पॉलिटी सब्जेक्ट में, और जो मैम भी बता के गई हैं, हम भी आपको बताने जा रहे हैं, तो मोटा मोटी बात सेम होगा। ऑब्वियसली सब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें अलग होंगी उसमें, लेकिन जो बिगनर बच्चे जो गलतियां करते हैं, और बहुत मेजर गलतियां करते हैं, हम भी तो स्टूडेंट रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा यूपीएससी का, उसके बाद फिर बच्चों को गाइड करना, पढ़ाना ये रहा है, तो कुछ कॉमन गलतियां देखने को मिलती हैं। और ये कॉमन गलती ऐसा होता है कि लगातार ये चलता रहता है, आपको मौका ही नहीं मिलेगा वो गलती सुधारने का, अगर नए हैं और अभी से उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे, है ना। तो पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट, याद रखिए कि आपका जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ऑब्वियसली सारे टीचर बोलेंगे कि उनका सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़रा सोचिए कि भाई कभी ज्योग्राफी का थोड़ा वेटेज कम हो गया, अब थोड़ा फिर वापस आया है ना। कभी इन्वायरमेंट का वेटेज बहुत कम था, अब बहुत पिछले 10 सालों से बढ़ा हुआ है। तो ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ आप देखते रहेंगे, लेकिन पॉलिटी के साथ ये जो मेन पिलर है, वो उसका वेटेज हमेशा देखिएगा एक लेवल मेंटेन रखता है। प्रीलिम्स में चाहे 10-12 सवाल हों, और मेंस में करीब 100 नंबर के क्वेश्चंस हों। दूसरी बात कि जब प्रीलिम्स, अब किसी को सुना है कि भाई सिलेक्शन हो गया और पॉलिटी कमज़ोर था? कभी सुना है किसी का? कभी सुना है कि पॉलिटी मेरा वीक है फिर भी मेरा पीटी हो गया? सुना है ऐसा? हाँ, ये सुना होगा, अरे इन्वायरमेंट मेरा वीक है, साइंस टेक वीक है ना। पॉलिटी के साथ आप ये नहीं सुनिएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो एग्ज़ाम का नेचर है, जैसे कि कोई अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसको बीटेक करना है, या कोई एमटेक किसी को करना है, गेट का तैयारी कर रहा है, तो पॉलिटी तो बिल्कुल नहीं जाने, पढ़ना भी नहीं है उसको, तो ऑब्वियसली उसका पॉलिटी वीक होगा ही नहीं, पॉलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जिस चीज़ में आप जा रहे हो, जो आपका लक्ष्य है, जो बनना है, उसमें पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ का गेम है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? विधि का शासन। कोई भी लोकतांत्रिक देश है, इसका जो पिलर है विधि का शासन, बिना विधि के शासन के काम चल ही नहीं सकता है। फिर तानाशाही बन जाओ, जो मध्यकालीन निरंकुश शासक बन जाओ, अलग बात है। लेकिन हम लोग किस शासन व्यवस्था को आज़ादी के बाद चुने हैं? लोकतांत्रिक। और उसका मेन पिलर क्या है? और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी। क्यों? ताकि ब्यूरोक्रेट बने, उच्च लेवल के नौकरशाह बने, अस्थाई
कार्यपालिका बने, अस्थायी कार्यपालिका। उसका काम क्या है? इसको पालन करवाना। चाहे कोई कार्यक्रम हो, कोई योजना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। उसमें पिलर में बीच में है विधि का शासन, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना। हम लोग को अंदर से कितना ये रहता है कि यार किसी ने किसी का मर्डर किया तो क्यों नहीं बदला ले लेता है। अगर कोई बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो क्यों नहीं, जब सुनते हैं कि भाई 4-5 लोग मिलके उसको खूब पिटाई किए तो अंदर से अच्छा लगता है, ठीक किया। लेकिन अपने आप में वो जो मॉब लिंचिंग है, अपने आप में किसके खिलाफ है? अगर आप वहां प्रशासक के वहां पहुंच गए हैं तो आपको पहला काम है मॉब को हटा के उसको वहां से बचाना। क्योंकि अगर ये परंपरा चलता रहा तो धीरे धीरे वो लोकतंत्र, वो शासन व्यवस्था ही नहीं बचेगा। भीड़ का शासन, भीड़ हो सकता है कि पूरा कंफर्म हो कि इसी ने ये गलती किया, देखा है, वहां पे हो सकता है, लेकिन लगभग भीड़ गलत करता है, गलत काम करता है भीड़, क्योंकि भीड़ की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। आप कोई योजना बना, उस योजना में किसको लाभार्थी सही होने चाहिए, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है योजना को। कोई गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा के अपने आप को वहां प्रवेश करा लिया, आपको वो सब चीज क्रॉस चेक कराना होगा। पूरा विधि का शासन, वही तैयारी है। तो पॉलिटी में ही आप पूरा ये विधि का शासन पढ़ते हो, है ना। अब ये पॉलिटी जो मैं कह रहा हूं मेन पिलर है, उसके बाद फिर गवर्नेंस आता है, जिसमें हर साल 50 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। सीधे किससे लिंक है? किससे लिंक है? पॉलिटी से। तो जो आप पॉलिटी में देखिएगा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, या शासन तंत्र में बोल दूं इसे, यही गवर्नेंस में किसको पढ़ते हैं पूरा, और यही एथिक्स में किसको पढ़ते हैं? नैतिक शासन। पूरा गेम वही है। ये आपका पॉलिटी हो गया, ये गवर्नेंस हो गया, ये एथिक्स हो गया। तो सीधे पॉलिटी कितना से लिंक है? एथिक्स तक लिंक है। उसके बाद प्रीलिम्स में जब आपके कम से कम 25-30 नंबर यहां से पॉलिटी से आ रहे हैं, उसके बाद मेंस में तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम 100 नंबर पॉलिटी, गवर्नेंस जो उससे लिंक है, आगे एथिक्स उससे लिंक है। तो मैं काउंटिंग यहाँ नहीं कराऊंगा कितने मार्क्स हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी का इकोनॉमिक्स वीक हो सकता है, ज्योग्राफी वीक हो सकता है, फिर भी पर्सनालिटी बड़ी शानदार हो सकती है। लेकिन पॉलिटी वीक है और सोचेगा कि पर्सनालिटी टेस्ट में, पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब इंटरव्यू जिसको आप लेमन टर्म में बोल देते हो, एक्चुअल वो पर्सनालिटी टेस्ट है। पॉलिटी वीक है, पॉलिटी की समझ नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, और वो सोचेगा कि हम इसमें पर्सनालिटी टेस्ट में खूब अच्छा नंबर उठा लें, बड़ा मुश्किल है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मैं एक्सेप्शन लेके नहीं चल रहा हूँ। लेकिन जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, चाहे उसको मैं हेल्प करूँ या जिसको जानता हूँ, पॉलिटी के फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, बढ़िया फंडामेंटल्स होता है। क्योंकि सीधे आपसे पूछेगा पर्सनालिटी टेस्ट में, बुलडोजर जस्टिस पे पूछ दिया, मॉब लिंचिंग पे पूछ दिया, है ना, जो न्याय तंत्र में इतना विलंब हो रहा है उस पर पूछ दिया। आपसे व्यू ले लेगा कि भाई कसाब पूरा प्रूफ था लेकिन 10 साल लग गया उसको फांसी देने में, क्या इस जस्टिफाइड है, क्यों नहीं पहले ही दे दिया गया। सब कुछ, सारे आपके ओपिनियन, है ना, सब इस पॉलिटी उसका पिलर है। तो अगर पॉलिटी आपने, अच्छा पढ़ते तो सब हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज और है, पॉलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पॉलिटी अगर आपका वीक है, वो सीधे प्रभाव आपकी पर्सनालिटी पे पड़ेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो बात करते हैं हम लोग, है ना, आर्टिकल 19(1)(a), ये सिर्फ आर्टिकल तक सीमित नहीं है। क्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19(1)(a याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्यों इंपॉर्टेंट, कभी सोचा है आपने? यही आपको
आलोचना, सरकार की आलोचना करने की शक्ति देता है। ये तानाशाही में नहीं होगा, ये आपका राजतंत्र, प्योर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था वहाँ नहीं होगा, सऊदी अरब में नहीं होगा ये, है ना, हिटलर के समय नहीं होगा। या फिर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ईदी अमीन का, जो युगांडा का तानाशाह था, उसने बड़ा शानदार बात बोला कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट यू डोंट हैव एनी राइट आफ्टर दैट। मतलब जो बोलना है बोलो, उसके बाद अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 32 तुम्हारे पास नहीं है। वो फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। तो आप पूछ सकते हैं सर इतना डीप, कोई डीप नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। कभी सोचा है कि वेस्टर्न कंट्री और आज अमेरिका तो साइंस में, इस सब में इतना आगे कैसे है? जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का किसी सोसाइटी में उसको संजो के, मतलब उसको मजबूत किया जाता है, उस अधिकार को दिया जाता है, उसके लिए लोग संघर्ष करते हैं, चाहे कोई कितना भी गलत बोल रहा है उसके लिए लोग संघर्ष करते हैं कि नहीं, इसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो सोसाइटी के पास आलोचनात्मक शक्ति आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, बच्चे क्लास में सवाल पूछते हैं, स्कूल में उनको प्रश्न करने की स्वतंत्रता आती है, और जितना वो प्रश्न करेगा उतना दिमाग क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक शक्ति बढ़ेगा पूरा एज ए सोसाइटी। ये 10 साल 20 साल नहीं, ओवरऑल 40-50 साल में इसका प्रभाव पड़ता है। और वो सोसाइटी उतना वैज्ञानिक सोच, बिना क्रिटिकल थिंकिंग के वैज्ञानिक सोच नहीं आ सकता है। जिस सोसाइटी में जितना वैज्ञानिक सोच होगा, वो सोसाइटी उतना पेटेंट दायर करेगा, पेटेंट लेगा, जितना पेटेंट लेगा, जितना रिसर्च करेगा, वो सोसाइटी उतना आगे जाएगा। कभी देखिए, लॉजिक कभी लगाइएगा, तो उतना उस सोसाइटी, उस देश का आर्थिक विकास होगा। पूरा पिलर है फ्रीडम एक्सप्रेशन, पूरा पिलर है पॉलिटिक्स। तो यहाँ तो वैसे सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस की बात है, आपके पर्सनालिटी टेस्ट में भी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर वो देख लिया कि इसको बेसिक नहीं पता है शासन व्यवस्था का, फिलोसफिकल बेसिक, जैसे संविधानवाद मैं बताता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, दर्शन है संविधानवाद, तो ये सब नहीं पता है, सीधे नंबर नहीं देगा, चाहे आपका आईआर कितना स्ट्रांग हो, इकोनॉमी कितना स्ट्रांग हो। मेरी बात से सहमत हैं आप? हाँ, तो अब इसको तैयार कैसे करें? जिससे सुनोगे तो बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़ो। बहुत सारे लोग तो एनसीईआरटी, एक हम यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, वहाँ लिखा है था उसका थंबनेल में, अंदर जाके नहीं पूरा देख पाए, कि क्यों नहीं पढ़ना है क्लास 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी पॉलिटिक्स। हमको हंसी आ गया। क्लास 9 का एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, हम लोग क्या लिख दिया है। मेरा कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर करता है, क्योंकि पहले तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, अब शिक्षक के अलावा अब थोड़ा लॉ भी कर लिए, ज्ञान भी बढ़ गया, तब ऐसे पढ़ते हैं, लिखने वाले के दिमाग में जाते हैं क्या लिखा है। एक चैप्टर पढ़िएगा, सत्ता की साझेदारी, इससे बढ़िया चैप्टर हमको लगा ही नहीं। सत्ता सुना है, मतलब आपने पढ़ा है, सत्ता की साझेदारी एक चैप्टर है आपको, जिसमें लोकतंत्र का बताया हुआ है कि किस शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। हम लोग लोकतंत्र जैसे ही बोला, अरे चुनाव होता होगा, सब लोग वोट डालता होगा, दिमाग में ही आता है। क्या चुनाव हो रहा है, वोट डाल रहा है, उससे लोकतंत्र हो गया क्या? हाँ, हो सकता है भाई, जो असद था वो भी, गद्दाफी भी चुनाव कराता था, 99% वोट मिलता था, हर 5 साल पे चुनाव करा रहा है, क्या लोकतंत्र हो गया क्या? बड़ा मतलब एज ए स्टूडेंट हम क्लियर नहीं कर पाए थे, मैं सच बता रहा हूँ, शायद क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम देखते थे कहाँ पीटी मिलेगा, कहाँ मेंस मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आपकी वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी कराएगा। तो बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ना है। तो लोग को लगता है कि जैसे भाई एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बड़ा सरल भाषा में समझाया है। एम लक्ष्मीकांत की सबसे बड़ी खूबी, हम तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बुक को, उसके पीछे कारण है कि लेमन को सिंपल, हम लोग क्या है, हम लोग का बैकग्राउंड बहुत एवरेज है, खासकर हिंदी मीडियम, हम लोग क्या बैकग्राउंड है, जिस कॉलेज में गए, जिस स्कूल में गए, उस स्कूल में भी मतलब मिड डे मील पे मजाक ही हुआ है ना। पर्सनालिटी का मतलब क्या है, पंखा टेढ़ा कर देना डेस्क पे चढ़ के,
खिड़की तोड़ देना, कोई पर्सनालिटी नहीं। कॉलेज में गए, सिर्फ एग्जाम हो रहा है। बिहार के कॉलेज में क्या है कि भाई 3 साल का या 4 साल का है, वो 5 साल में एग्जाम करा ले, बहुत बड़ी बात। क्लास छोड़ दो, एग्जाम करा ले। ऐसे बैकग्राउंड से आए तो कोई समझ होती नहीं है, उसमें सरल भाषा में कुछ तो समझा देता है, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, और बहुत सारे बच्चे लक्ष्मीकांत सर मैंने 10 बार पढ़ लिया, जब उनका बुक ला के दिखाते हैं तो लगता है कि होली खेला है उन्होंने उसके साथ। पहले वो येलो कलर से, फ्लोरेसेंट कलर से पेंट किया, फिर लाल से, हरा से, होली। हम बोले यार जो इम्पोर्टेंट था उसको छोड़ के तुम सब चीज पेंट किए हुए हो। उसे अच्छा पेंट का ब्रश लेके ऐसे ऐसे करता, कभी है कि होता है कि नहीं? तो ये क्योंकि हम लोग वहां पे फैक्ट खोजते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पे, या अगर आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाना है राष्ट्रपति पे, कितने लोग का भाई सिग्नेचर चाहिए, कितना दिन का नोटिस चाहिए, यही सब तो हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं। और इस चीज पे लक्ष्मीकांत में ज्यादा फोकस भी है। तो हम लोग ओवरऑल पॉलिटी जो है एज ए कॉन्सेप्ट, क्यों सेपरेशन ऑफ पावर क्यों इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ पावर क्यों इंपॉर्टेंट है, संविधानवाद क्या है ना? संविधानवाद पहले कोई पढ़ता वढ़ता नहीं था, पिछले 5 साल में 3 बार प्रीलिम्स में सवाल पूछ दिया, हर बुक में उसको अब हाईलाइट कर दिया है ना? लेकिन ये सारे चीज जानने की जरूरत है। तो इसमें आप देखिएगा कि बड़ा स्कोरिंग है। पहली बात, अगर पॉलिटी स्ट्रांग है आपका तो स्कोर खूब आएगा। पॉलिटी आपका स्कोर पुश कर देता है। सारे सीरियस एस्पिरेंट उनका पॉलिटी स्ट्रांग होता है। अगर आपका पॉलिटी वीक है तो पहले से ही आप बैकफुट पे हो, है ना? उसके बाद पूरा किस पे आधारित है? कॉन्सेप्ट पे। रटना बड़ा कम पड़ता है, सिर्फ एक जगह में मार्क करवाता हूं, रट जाना है, वो भी समझा के। कौन सा? प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि उसका यूज पूरा है। प्रीलिम्स में तो है ही, मेंस में, यहाँ तक कि अगर पर्सनालिटी टेस्ट में आपको याद है और आपने मोटा मोटी ठीक ठाक प्रियम्बल सुनाया, अगर पूछेगा, अब नहीं पूछता है, अगर पूछा तो उसका अच्छा इंप्रेशन देके जाएगा। छोटा भी है प्रियम्बल, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट पे है। आर्टिकल वहीं पे क्यों डाला गया है? क्या पॉलिटी एक, जैसे जो बुक है, जैसे कि तुम ये उठा लो, कोई और लॉ का बुक उठा लो, भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है? एक लॉ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है तो उसमें जैसे आईपीसी में धारा 1, धारा 2, धारा 3, तो कैसे याद कर पाओगे, है ना? लेकिन पॉलिटी में पूरा, वहां भी क्रोनोलॉजी है, उसके अपने लॉजिक हैं, लेकिन पॉलिटी का जो लॉजिक है, माफ कीजिएगा मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉजिक है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो उसको जिस फ्रेमवर्क में डिजाइन किया है, बड़ा खूबसूरत। खुद जब हम पढ़ाने लगे तो धीरे धीरे होता है ना, अब फिलोसफिकल एंगल पे जा रहे हैं, बोले वाह क्या बुक लिखा हुआ है। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको डेवलप करना है प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। प्रीलिम्स में आप देखोगे तो खैर प्रीलिम्स का कोई सिलेबस पढ़ता भी नहीं है ना? तो उसमें माफ भी है। क्यों माफ है? कुछ पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि इतना छोटा सिलेबस लिखा हुआ है, इतने बड़े सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट के साथ यही किया हुआ है। प्रीलिम्स क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, बड़ा छोटा सिलेबस है। तांगा वाला, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको तांगा वाला घोड़ा बनना है। एक तरफ पट्टा किसका लगाना है बताओ? सिलेबस का, और एक तरफ PYQ का, उसी के बीच पढ़ना है। अगर वो पट्टा हटाओगे, जैसे तांगा वाला घोड़ा का देखो, तांगा वाला घोड़ा का पट्टा लगा रहता है, बैठे हो कभी तुम लोग तांगा वांगा पे बैठी हो? तो उसमें आप देखोगे कि पट्टा, अगर वो हटा दो तो मस्त जाएगा, और बगल में चने का खेत दिखा, नीचे उतर जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स के साथ क्या है? PYQ का पट्टा तो बड़ा अच्छा है, तांगे वाले घोड़ा का। सिलेबस का पट्टा लगाओगे भी तो इतना बड़ा पट्टा होना चाहिए, है इतना बड़ा, वो आराम से इधर देख रहा है। इधर वाला चना का खेत में तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर वाले में चला जाएगा, इसलिए वास्ट सिलेबस हो जाता है। लेकिन PYQ बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन इसके साथ पॉलिटी के साथ खासकर मेंस का सिलेबस बड़ा शानदार डिफाइंड है। आप लोग पढ़ना, पॉलिटी क्लास भी हो चुका होगा, पहले से भी हो सकता है तैयारी कर रहे होंगे, आपको सिलेबस याद नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। आपको सिलेबस नहीं पता होगा, पता मतलब बोलेगे सर पता है, पूछेंगे नहीं बता पाओगे क्या क्या सिलेबस में। और कोई भी, तुम ओलंपिक में कुश्ती लड़ने जा रहे हो और तुमको पता ही नहीं है कि हम कुश्ती के प्लेयर हैं, है ना, क्या उसके रूल हैं ये पता ही नहीं है, गांव वाला पूरा रूल लगा रहे हो, जीतोगे? तो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं है, कॉमन सेंस हर सब्जेक्ट के साथ सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पॉलिटी में चूंकि पॉलिटी और एथिक्स, इसका सिलेबस सबसे अच्छा, सबसे प्यार से एकदम प्यारा तरीका से लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। हम लोग पूरा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाते हैं, कभी सिलेबस पे ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ है ना। तो एक तो सिलेबस सबसे कोर है जो बिगनर्स मिस करते हैं, सारे बिगनर्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद रोल किसका आता है? पीवाईक्यू। ये सारे बिगनर्स, ये पीवाईक्यू प्रीलिम्स भी हो सकता है, मेंस भी हो सकता है। अब जरा देखिए इसका, आप जब मेंस का सिलेबस आप देखेंगे तो कितना डिटेल में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, पूरा डिटेल में, एक एक चीज के पीछे लॉजिक है। अगर लिखा है कि भाई स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, क्या लिखा है? स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। तो जब मान लो स्थानीय स्तर मतलब लोकल बॉडी, अब इस लोकल बॉडी पर वित्त का हस्तांतरण आपने पकड़ लिया। अब जरा हम पीवाईक्यू में जाएंगे, ये या फिर पूरा स्थानीय स्तर का टॉपिक को पकड़ लिया। अब पीवाईक्यू में जाएंगे, ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं? ट्रेंड एनालिसिस, अरे करना चाहिए कि नहीं? तो जब ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो देखोगे, अरे हम लोग पॉलिटी में बलवंत राय मेहता कमेटी की क्या अनुशंसाएं थी, प्रीलिम्स में पढ़े, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, एलएम सिंघवी समिति की क्या अनुशंसा थी पूरा डिटेल में याद कर रहे हैं। कभी नहीं पूछता है, कभी नहीं, जो सिलेबस में लिखा है उसी पे सवाल बनाएगा। जरा देखो क्या ये वित्त का हस्तांतरण, आज तक 3 सवाल पूछा है वित्त के हस्तांतरण में। अब क्या पूछा कि 13वां वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए जो स्थानीय शासन की वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के पीछे भिन्न। वित्त आयोग पूछा, लेकिन उसमें क्या, किस पे फोकस है? सवाल का डिमांड क्या है, किसमें? स्थानीय स्तर। क्या सिलेबस में था? नहीं था सिलेबस में। स्थानीय स्तर पे वित्त का हस्तांतरण। जरा देखो, भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदान के अलावा किन स्रोतों का खोज, यह स्थानीय स्तर वित्त कहां से जुटाए, वही सवाल। अगला देखो, भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। कार्यात्मक और वित्तीय, वित्तीय रूप से सशक्त बनाना नहीं चाहते हैं या नहीं करते हैं, मतलब वित्तीय हस्तांतरण नहीं देते। डायमेंशन है कि नहीं वित्तीय वाला? कार्यात्मक वाला ऊपर से आ जाएगा, आधा ही हम लोग सिलेबस लिए स्थानीय निकाय का। सेम सवाल सिलेबस में लिखा, उसको कभी अर्बन लोकल बॉडी पे, कभी पंचायती राज जो ग्रामीण स्थानीय निकाय उस पर सवाल पूछती है। तो हम लोग सबसे मेजर प्रॉब्लम है, मतलब लिटरली मेजर प्रॉब्लम। आपको लगता होगा कि सर बोलने के लिए बोल रहे हैं, मैंने 4 मेंस लिखा है और सिलेबस पे कमांड मैंने कब किया? जब खुद फैकल्टी बने तब। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिलेबस देखते नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस हम पढ़ते नहीं थे, इसका सीधा सा मतलब था सिलेबस पढ़ा। एक अच्छा, जो चीज़ दीवार पे चिपकाओगे ना, प्रिंट आउट लेके खासकर
चिपकाओगे किसको हमको पढ़ना है वो कभी नहीं पढ़ोगे, है ना। मालूम चलेगा कि सीलन छुपाने के लिए चिपकाया हुआ है ना। तो वो सिलेबस हम चिपकाए हुए थे, छोटा छोटा लिखा हुआ है, कभी दिख गया हाँ देख लेंगे, अभी तो पीटी की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या होता है उस कारण से, जब सिलेबस पे कमांड, जैसे कि आपको आज इस सेंसिटाइज हो गए होंगे आप कि अरे स्थानीय स्तर पे वित्तीयन कैसे हस्तांतरण हो, वित्त का फिनेंशियल डिवोल्यूशन कैसे हो, उस पर सवाल पूछा गया है। द हिंदू पढ़ रहे हैं, कोई अच्छा आर्टिकल आ गया तो लिंक करोगे, सिलेबस में भी और पीवाईक्यू में भी है, सीधे आप वहाँ से विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल देखोगे, वहाँ पे देखोगे कि अरे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स शानदार दिए जो मेरे नोट्स में नहीं हैं, तो इसको हमको ऐड करना है। किसी और कोचिंग का देख लिए, चलो वहाँ पे कोई एग्जाम्पल मिल गया, टॉपर्स कॉपी देख लिए, वहाँ पे कोई एग्जाम्पल मिल गया, किससे संबंधित, अरे स्थानीय स्तर का वित्तीयन में क्या किया जाए। क्या इससे आपको अगर सारा टॉपिक आपने, अच्छा एक चीज और बता दूं, आप जो सोचोगे कि सर ने बड़ा अच्छा बात बताया, आज जाके कमांड कर लूंगा सिलेबस पे, 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीना में कमांड नहीं होता है। इट्स अ प्रोसेस। क्लास में पढ़ाई हो रहा है, जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, खट से सिलेबस देखा कि कौन सा टॉपिक है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि नहीं, खट से पीवाईक्यू देखा इस पे क्या क्या सवाल आ रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या छूट रहा है, सर से पूछा सर इसको कैसे वैल्यू एडिशन करेंगे, 100% सर नहीं पढ़ा सकते। प्लस उसके बाद जब फाउंडेशन खत्म हुआ, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो सिलेबस से मैच कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं सिलेबस से मैच कर रहे हैं, है ना। ये बार बार आपको सिलेबस पे आके देखना पड़ेगा, इससे सिलेबस पे कमांड होता है। तो बिगिनर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सिलेबस को भाव देते हैं लेकिन दिल से नहीं देते हैं। पता सबको है, किसको नहीं पता है कि सिलेबस पे कमांड होना चाहिए, पता है कि नहीं आपको? नहीं, आप अपने पड़ोस में जो बाबा लोग टाइप के लोग हैं 5 अटेम्प्ट वाले, उनसे पूछना कि सर आपको सिलेबस याद है? हाँ याद है, गवर्नेंस का सिलेबस बताइए। ऐसा ही एक स्टूडेंट बोला कि सर मैं पीटी कराई, मीन्स तो हो गया पूरा, तुमने बताओ गवर्नेंस का सिलेबस। तो ऐसे कैसे बोल दें, समझो मेरी बात। तो सिलेबस पहली गलती, तो सिलेबस देखना। उसके बाद जब पीवाईक्यू एनालाइज करोगे आप, जैसे प्रीलिम्स का पीवाईक्यू एनालाइज किया तो देखा कि अरे भैया ये पार्लियामेंट पे 10 साल में 25 सवाल पूछा है, इसका मतलब कितना है, 2.5 सवाल का एवरेज। मामूली बात नहीं है ये, 2.5 सवाल का एवरेज का सीधा सा मतलब है 5-6 नंबर, खाली किससे, कहाँ से, पार्लियामेंट से। फिर फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और ये देखोगे, अरे 28 सवाल 2.8 का एवरेज। प्रियम्बल प्रस्तावना इतना छोटा चैप्टर है, उसमें 10 साल में 6 बार। अरे तो मुझे कहाँ मजबूती करना है, जैसे नागरिकता में 10 सवाल 10 साल में, वो भी सिंपल सवाल, आजकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 कभी पूछा ही नहीं, लक्ष्मीकांत में डिटेल में दिया हुआ है। तो मतलब हमको यहाँ पे फोकस नहीं करना है। तो जब आप पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, फाउंडेशन में पढ़ेंगे, तो साथ में ये देखते भी रहना है कि कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितना डेप्थ में जाना। जब पीवाईक्यू देखोगे तो क्या मालूम चलेगा, कितना डेप्थ में जाना है उस चैप्टर में। नागरिकता में बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से आपातकाल 2 सवाल, वो भी बड़ा सिंपल, वो भी दोनों सवाल आजकल 356 पे पढ़ेंगे, तीनों डेप्थ में कहाँ जाएंगे, 356, क्योंकि इसी में तो विवाद है। यहीं तो हमारे डॉक्टर अंबेडकर मिस्टेक कर गए, जो हम लोग पे इतना विश्वास कर लिए, बोले कि डेड लेटर साबित होगा, बोले थे ना आजकल 356 को, और हमारे नेता लोग बता दिए कि हम बताते हैं 125 बार यूज कर लिया। बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको ये पीवाईक्यू से समझ में आएगा। और ये भी है कि पीवाईक्यू एक बार नहीं किया जाता है, पीवाईक्यू करना भी एक प्रोसेस है। जब क्लास के साथ पीवाईक्यू करोगे और एग्जाम के समय पीवाईक्यू करोगे, दोनों में आकाश जमीन का अंतर होगा, लेकिन वो क्लास के साथ फिर करना जरूरी है। तो फिर बात आता है कि भाई
पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई संविधान की मूल समझ आपकी विकसित हो, कैसे संविधान बना, वो प्रक्रिया, क्यों हम इन्फ्लुएंस हुए, क्यों नहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाएं, संसदीय ही क्यों अपनाएं, आखिर संसदीय प्रणाली की ऐसी क्या विशेषता है ना। तो ये सब आपको समझ विकसित करना होगा। आजकल का एकदम क्लियरिटी रखना पड़ेगा, और ये नहीं कि भाई इतने सारे आजकल सब याद करने की आवश्यकता है क्या। जो लोग जानते होंगे, हम हमेशा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको हम बोलते हैं हीरो आर्टिकल। क्या बोलते हैं? हीरो आर्टिकल। वो हीरो आर्टिकल PYQ से मालूम चलेगा, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल पूछ सकता है। लेकिन आपसे पीछे जैसे राज्य सरकार है, जो भाग 6 है उससे आर्टिकल नहीं पूछेगा। भाग 5 में भी गिन के 15 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बेयर एक्ट रट्टा मारने लगते हैं, क्या हो जाएगा उससे, समझ रही हो? बेयर एक्ट समझते हो ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलता है मार्केट में। संस्थाओं की, विभिन्न संस्थाओं की क्या भूमिका है, अब पढ़ते हो कि भाई शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आपस में एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करे, अच्छी बात है। तो फिर ये CAG, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन लोगों का क्या रोल है, UPSC, इन लोगों का क्या रोल है, क्यों इनको स्वतंत्र या स्वायत्त तो होना चाहिए, क्यों कार्यपालिका का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सब पिलर्स हैं, ये सब संस्था बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम शासन व्यवस्था में हम जो राज्य व्यवस्था अपनाए वो एकात्मक नहीं अपनाए, क्या अपनाए? संघात्मक अपनाए, जहां सेंटर है, स्टेट है, और बाद में लोकल बॉडी, बाद में संशोधन करके डाले। तो फिर क्यों ये डिवीजन ऑफ पावर किया, इस दोनों के बीच संबंध क्या है, सबकी आपको मूल समझ विकसित करनी होगी। मैं हमेशा जब पॉलिटिक्स क्लास में जब शुरू करता हूं तो हमेशा सबको बताता हूं कि भाई जो फ्रेमवर्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बड़ा शानदार तरीके से गढ़ा गया है। मैं बताता हूं कि भाई राज्य की 4 विशेषताएं हैं। 4 विशेषताओं में पहला मैंने कहा संप्रभुता, प्रियम्बल में है। हर राज्य का अपना एक राज्य क्षेत्र होना चाहिए, भाग 1 में है। और उसके बाद जनसंख्या, नागरिक, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। उसके बाद संगठित सरकार, भाग 5 में संगठित सरकार केंद्र में, संघ, भाग 6 में संगठित सरकार राज्य में, भाग 8 में यूटी में संगठित सरकार, भाग 9 में लोकल बॉडी में संगठित सरकार, भाग 10 में जनजातीय क्षेत्र में संगठित सरकार। अब इन सरकारों के बीच संबंध क्या है? भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, भाग 12 वित्तीय संबंध। क्रोनोलॉजी है, हवा में नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से फायदा होता है कि भाई फैक्ट आपको जानकारी हो जाएगा, बेसिक समझ विकसित होगी। जो UPSC को रिक्वायरमेंट है उसके लिए ग्लू की जरूरत है, गोंद की जरूरत है, स्टोरी की जरूरत है, कहानी की जरूरत है, जो NCERT में भी दिया हुआ है, जो क्लास में सर आपको पढ़ाते हैं। कहानी के माध्यम से आप जब समझोगे उसको, इवन किसी भी विषय में, मैं आपको सीधे कहता हूं कि आप खरगोश और कछुआ का कहानी सुने हो, क्या क्या सीखे उससे? कि भाई भले ही तुम धीरे धीरे चल रहे हो लेकिन निरंतर चल रहे हो तो जीतोगे। आप कहानी आपको ना बताएं और सीधे बोल दें आपको कि देखो बच्चों, भले ही स्लो चलो लेकिन निरंतर चलो तभी जीत होगी, और कहानी आपको नहीं पता है, कभी तुम पचाओगे नहीं उस बात को। लेकिन मैं उसको कहानी फॉर्म में, खरगोश कछुआ की कहानी फॉर्म में पूरा बताऊं, तो जब लास्ट में रिजल्ट आएगा बोला अरे वाह। आप समझ रहे मेरी बात? उंगलीमार डाकू की कहानी कौन नहीं सुना है? सब जानते हैं। उंगलीमार, भगवान बुद्ध उंगलीमार डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिए। अब मैं कुछ ना बताऊं, बस ये बोलूं कि भाई तुम किसी को अगर जिंदा नहीं कर सकते हो, किसी को जीवन नहीं दे सकते हो, उसको मारो भी मत। और किसी को भगवान बुद्ध और उंगलीमार डाकू का पूरा स्टोरी सुनाए तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट किसका होगा? स्टोरी का। है तो सिंपल सरल बात,
लेकिन बड़ा गूढ़ है, कहानी के माध्यम से आपको उंगली मार डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, कहानी है, वो कहानी जानना बड़ा जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? एक तो पहली बात, प्रीलिम्स का जो नेचर है, अब वो नहीं रहा प्रीलिम्स का नेचर, बोले आर्टिकल 14 क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा। पूछ दिया कि विधि का शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का इंटरप्रिटेशन है, विधि का, कहीं लिखा हुआ विधि का शासन है नहीं। लेकिन जब उसको कहानी के माध्यम से समझोगे तो मालूम चले, अरे अनुच्छेद 14 में ही छुपा हुआ है विधि का शासन, जहां विधि के समक्ष समता की बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया इसका इंटरप्रिटेशन, लेकिन कॉमन सेंस, जब हम इस सवाल खुद भी उसमें एग्जाम हॉल में थे, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन नहीं पता था, लेकिन कहानी पता था, है ना। तो वो कहानी का मतलब है कॉन्सेप्ट के साथ कहानी। उसके बाद जब आपका बेसिक स्टैटिक क्लियर हुआ, फाउंडेशन मजबूत हुआ, उसके बाद किसका रोल आता है? लोग सोचते हैं कि लास्ट में बस पीटी 365 पढ़ लेंगे पॉलिटी का तो हम एग्जाम हॉल में सवाल करके आ जाएंगे। अरे वो सेकेंडरी है, पहले स्टैटिक मजबूत है तभी पीटी 65 या मैगजीन आपको काम आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए कितना, अभी मैंने आपको बताया, सवाल पूछा है 2021 में कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। पॉलिटी की क्लास शुरू होती है यहीं से कि राज्य जो पॉलिटिकल एंटिटी है, जो राजनीतिक एक संस्था है, उसमें 4 विशेषताएं हैं जो मैंने अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके बताया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वहां लगेगा कि अरे भाई, ये जैसे वहाँ बोलता है ना, जब रेस्टोरेंट में जब खाने जाओगे, बोले खाने में क्या है, तो दाल मखानी है, ये पनीर 2 प्याजा, पनीर फलाना, पनीर मसाला, ये कढ़ाई पनीर, बोले क्या है, तुम समझ ही नहीं पाओगे कौन किसको, सब एक ही जैसा दिखेगा, सब में पनीर दिखेगा। अब ये आप सवाल करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा खासा स्टूडेंट सब, मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो सब भी गलती करके आया है। हाँ, ऑप्शन ए सही है। हाँ हाँ, कौन सा नीचे वाला? एक निश्चित भूभाग राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने, नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने, अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते। बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज और मजेदार बात है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से गलत है, सबसे निकट आंसर, बड़ा सही बोला, आंसर यही होगा, क्योंकि ये चारों चीज यही मेन क्रक्स। हाँ, लेकिन आपको अभी बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट में वहाँ, अच्छा ये याद रखना, एग्जाम हॉल के अंदर भी हो, वहाँ पे गुड्डी गुड्डी माहौल नहीं होता है, जो घड़ी का टिक टिक भी चलता है वो प्रेशर क्रिएट करता है। बहुत सारे बच्चे तो एकदम क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए कौन सा। उसी तरीके से निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? अब उदार लोकतंत्र जो फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो जब तक नहीं समझोगे, लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया लाइन में, लुसेंट से पढ़ लिया, क्या हो जाएगा, है ना, और इस पे आप फंस जाओ। समझ में आ रहा है? आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसे न जाने कितने हर साल 3-4 सवाल आता है जो प्योर, मतलब इस तरीके के जो पॉलिटिकल सिद्धांत हैं उसके कॉन्सेप्ट पे आता है। और हम लोग क्या याद कर रहे हैं, आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है। अब देखो डीपीएसपी में हम एग्जाम्पल के लिए लेके आए हैं, नहीं तो मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, यही काम हम रात दिन करते हैं, बच्चों को यही समझाते रहते हैं।
अब देखो PYQ क्या रोल प्ले करता है, 15 में पूछा क्या और यही 20 में क्या पूछा, क्या सेम सवाल है? क्या सेम सवाल है? बोलो। सेम है, आसान सवाल, आई एग्री, सबको पता है। क्या सेम सवाल है? उसी प्रकार से आप देखिए कि कितना 15 में, 17 में तो 2 बार पूछ दिया सवाल। और आर्टिकल वाइज क्या पॉसिबल है कि डीपीएसपी के इतने सारे आर्टिकल याद कर लोगे? लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को कितना भाग में वर्गीकृत किया गया है, हाँ नहीं कितना, जैसे कि क्या डीपीएसपी को गांधीवादी, उदारवादी, समाजवादी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है? नहीं किया गया। कोई ये विभाजन, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, कहीं विभाजित वर्गीकृत नहीं किया गया। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन उसके पीछे जब बताएंगे फिलॉसफी, तो मालूम चलेगा डीपीएसपी को 3 भाग में, ये विचारधारा, ऐसे 3 तरह के लोग होंगे संविधान सभा में, जो गांधीवादी लोग बोलते होंगे कि मेरा भी अपना लो, उदारवादी लोग बोलते होंगे मेरा भी अपना लो, तो उसको रखा गया है। क्या क्या रखा गया है सब, तो कैसे इसको प्रीलिम्स में डील करेंगे ये सब। लेकिन आर्टिकल वाइज पढ़ोगे तब तो समझ में ही नहीं आएगा, क्या गांधीवादी, क्या उदारवादी, क्या समाजवादी। बहुत सारा समाजवादी तुमको लगेगा गांधीवादी, है ना। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को कितने भाग, कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया, कितने भाग में बांटा गया है? वर्गीकरण क्या 6 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? समानता का अधिकार किया गया है, वर्गीकरण है, लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाह वेरी गुड। तो ये वहां लिखा हुआ है, लेकिन डीपीएसपी का वर्गीकरण नहीं लिखा हुआ। विशेष बहुमत का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया? विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 और कुल सदस्यता का बहुमत। 61 में वहां इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी जो प्रभावी बहुमत, किसके लिए उल्लेख किया गया है कि प्रभावी बहुमत लगेगा? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। वो सेंटेंस में, हम इसलिए बोल रहे थे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे ही सवाल आता है इन्वर्टेड कॉमा में, है ना, उल्लेख किया गया। कोई साधारण बहुमत शब्द का उल्लेख नहीं है, विशेष बहुमत शब्द का उल्लेख नहीं है, वो तो हमारा इंटरप्रिटेशन है। किस अनुच्छेद में पॉकेट वीटो का उल्लेख किया गया है? भाई वीटो शक्ति है ना, तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो का उल्लेख किया गया? कहीं भी उल्लेख नहीं है, वो हमारा इंटरप्रिटेशन है। वहां लिखा है कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या चॉइस होगा, और जैसे ही हम देखते हैं कि वहां पे कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बोलते ओह निलंबकारी वीटो है। ये क्या है, निलंबकारी वीटो शब्द लिखा हुआ है? नहीं, वो हमारा इंटरप्रिटेशन, या हमारा मतलब संविधान विशेषज्ञों का। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये सब आपको नॉर्मल लुसेंट और लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं मिलेगी, समझ विकसित नहीं होगा। तो उसके लिए पूरा आपको जो एक कहानी के तरीके से ग्लू, गोंद मिला के, है ना, उसमें फैक्ट्स भी हैं गोंद में, तब जाके आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा, है ना। तो पीवाईक्यू से खुद समझ में आ रहा है कि अरे इतना रिपीटेशन हो रहा है सवाल। जब आप देखिएगा कि जितने भी क्लास होते हैं उसमें, मतलब मैं अभी विजन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यू के हिसाब से काफ़ी बैलेंस करते हैं क्लास को, कितने क्लास लेने हैं। जब हम पढ़ते थे तो 30 या 40 क्लास उस कोचिंग में पॉलिटी का हुआ, और 20 क्लास तक फंडामेंटल राइट पे जाते जाते टीचर भी थक गया,
हम भी थक गए, बोला हो जैसे ही फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। सबको फंडामेंटल राइट पढ़ना अच्छी बात है, बहुत वेटेज है, लेकिन आगे बहुत कुछ है ना। तो आधा क्लास में पंचायती राज पढ़ा दिया, 15 मिनट में आपातकालीन प्रावधान पढ़ा दिया, हो नहीं, वेटेज तो देखिए, वेटेज तो देखिए। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे संविधान की विशेषता है उसमें प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी संविधानवाद है, और बेसिक फीचर आधारभूत संरचना है। किस अनुच्छेद में आधारभूत संरचना का उल्लेख है? कहीं भी उल्लेख, वो तो न्यायपालिका का क्या है, निर्णय है, न्यायिक निर्वचन है। कहीं भी भाई आधारभूत संरचना का कहीं उल्लेख तो नहीं है। वो तो केशवानंद भारती में कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट बोला। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संशोधन करके आधारभूत संरचना को संविधान के अंदर डाल दिया गया क्या? नहीं। लेकिन अब हमारे संविधान के अंदर उल्लेखित तो नहीं है, लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या अंतिम व्याख्या है, तो हमारे संविधान की विशेषता में शामिल हो गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसमें देखिएगा, खूब फोकस। केशवानंद भारती को इतना बार पढ़ाया जाता है, जरूरी भी है, पूरी कहानी बताई जाती है, जरूरी भी है, पूरा एक क्लास चला जाता है उसमें। जो आर्गुमेंट है कि डीपीएसपी ऊपर की फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की शक्ति ऊपर की विधायिका की, भाई डिबेट है ना, तो वो केशवानंद भारती में क्लियर होता है, आगे मिनर्वा मिल में क्लियर होता है। तो इस प्रकार से आपको इस पे खूब फोकस करना होता है, क्योंकि यही जाके आगे आपको अन्य प्रावधान में मजबूती देगा, जो हमारे संविधान की विशेषता है। उसके बाद पार्लियामेंट, जो टाइप्स ऑफ बिल हम लोग पढ़ते हैं, साधारण बहुमत है ना, साधारण माफ कीजिएगा मुझे, साधारण विधेयक शब्द कहीं लिखा हुआ है क्या? क्या धन विधेयक शब्द लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है, उसमें मत बोलना कि नहीं, लिखा हुआ है। ये समझना, मैं ये भी क्लास में बताता हूं कि ये समझना कि हमारा जो संविधान है वो मूल कानून, सब्सटेंटिव लॉ है, जिसमें चीजों का इन जनरल उल्लेख मिलेगा, लेकिन परिभाषा नहीं मिलेगा, प्रक्रिया नहीं मिलेगा। जैसे आईपीसी है, चाहे बीएनएस है, आपको उल्लेख होगा मर्डर इतना, धारा मर्डर इतने सजा मिलेगा, प्रक्रिया सीआरपीसी में मिलेगा कि कैसे गिरफ्तार करें, है ना, कैसे ले जाएं, कैसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, कैसे एफआईआर होगा, प्रक्रिया कहाँ। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये 0-1 का गेम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है। धन विधेयक को क्या परिभाषित किया गया है? बिल्कुल बताया गया है, कौन कौन से विधेयक धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। अरे बताया गया है कि नहीं? क्या धन विधेयक को पारित करने का प्रक्रिया बताया गया है? बिल्कुल, अनुच्छेद 109 प्रीलिम्स में सवाल पूछा। एक्सेप्शन है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, तो आपको एक्सेप्शंस भी ध्यान रखने पड़ेंगे, वो क्लास में बताया जाता है एक एक जगह पे। क्या और भी किसी चीज की परिभाषा बताई गई है? राज्य की अनुच्छेद 12 में परिभाषा बताई गई है। और भी किसी चीज की? विधि की अनुच्छेद 13 में परिभाषा बताई गई है कि नहीं, बताओ तो। लेकिन क्या लाभ के पद की परिभाषा है क्या? नहीं है। क्या संसदीय विशेषाधिकार का परिभाषा है क्या? नहीं। क्योंकि मूल रूप से क्या है, ये हमारा संविधान सब्सटेंटिव लॉ, मूल कानून है, प्रक्रियात्मक कानून नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लक्ष्मीकांत सिर्फ पढ़ के, मैं बता रहा हूं, हम लोग बहुत एवरेज लोग हैं, हमको तो नहीं समझ में आया था भाई कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि हम सीखे नहीं, लेकिन ये सब बातें नहीं सीख पाए। जो मैं बोल रहा हूं कि भाई सत्ता की साझेदारी, जो एनसीईआरटी में वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर है, लक्ष्मीकांत पढ़ के वो कॉन्सेप्ट, वो फिलॉसफी
नहीं समझ पाए। तो कोई भी आपको बोले कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, जय राम जी, उससे मतलब भी नहीं रखना है। हो सकता है कि 5 बार पढ़ना पड़े, लेकिन वो आपको 2-3 बार में ही अंदर अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं तो 6 to 12 तक का सपोर्ट करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ हम बोले हैं लक्ष्मीकांत, हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने से। सर जो बोल रहे हैं बुक, उसमें जो एक्सप्लेनेशन बड़ा शानदार है, उसमें ग्लू है, इस मामले में हम सर का सपोर्ट करते हैं, है ना। महत्व डायरेक्ट अब परसेंटेज इस सब में कैसे बता दें, लेकिन आप अगर विजन का भी मटेरियल पढ़ रहे हो, विजन का मटेरियल बनाने वाले जो टीम है वो मूर्ख तो नहीं है, उसमें ग्लू भी है, लक्ष्मीकांत के भी सारे चीज हैं। तो कोई एक चीज आपको फॉलो करना होता है। जो बिगनर्स की गलती मैं बता रहा था उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट, जितना टॉपर की बात सुनोगे, वन सोर्स मल्टीपल, तो सोर्स एक ही रखना है। अगर आप पढ़ रहे हो विजन का मटेरियल, कोई बुक, और क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, आप समझ रहे मेरी बात। एनसीईआरटी को हम सोर्स में नहीं गिनते हैं, याद रखिएगा। एनसीईआरटी ठीक है, उससे सवाल फंसते हैं आपका, लेकिन एनसीईआरटी क्यों जानते हो एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? सीधी बात, क्योंकि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। पास हुए हैं, पढ़ के पास हुए हैं, लेकिन स्कूल में जो मास्टर साहब थे वो उसका समझा नहीं पाए, सच्चाई बता रहे हैं। 11th-12th में स्कूल में, मतलब जो इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ा पाया मास्टर, तो इसीलिए तो अभी पढ़ना है। बेसिकली एनसीईआरटी ग्रेजुएशन के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब ही है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम ध्वस्त है, हमारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो आज तो करना पड़ेगा। कोई उपाय है क्या? खेती करते अगर, रिक्शा चलाते तो पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी? नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि वहां उसकी आवश्यकता नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो एनसीईआरटी जो हमारा क्या हुआ कि जो हमारा ये नींव बन रहा था, नींव बनते हुए कभी देखे हो तुम लोग? नींव बनते हुए, गांव में मकान बनते हुए, तो पहले गड्ढा किया जाता है, देखे हो? कुदाल से, क्या क्या किया जाता है, अब तो जेसीबी चलता है, गड्ढा किया जाता है, और उसके ऊपर फिर ईंटा जोड़ जोड़ के उसको मजबूत किया जाता है, फिर प्लास्टर भी होता है उसका, फिर मिट्टी से उसको ढका जाता है दोनों तरफ से, है ना। हम लोग का जो स्कूलिंग सिस्टम था, तो इसमें कायदे से उसको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा के ये करना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि गड्ढे तो खोदे गए, लेकिन उसमें ईंटा से दीवार बना के नींव नहीं बनाया गया। तो हम लोग जीरो पे भी होते हैं ना। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सेंसिटाइज कर रहा हूं, पहले ये भी समझ जाओ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। वो अगर जीरो पे भी होते हैं, हम लोग शुरुआत यहां से करते हैं, कोई बात नहीं, करेंगे, एनसीईआरटी तो पढ़ना है। और जिनका स्कूलिंग अच्छा है भाई, जितना हमारे घर का ये है आमदनी है महीने का, उतना बहुत सारे स्कूल का बच्चों का स्कूल का फीस होता है। अच्छे टीचर, अच्छे इन्वायरमेंट, पर्सनालिटी डेवलप होता है ना। तो वहाँ के भी क्रीम आ रहे हैं तैयारी में, और आप भी जा रहे हैं, तो क्या आप तो पहले से ही निगेटिव पे हो। लेकिन वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पॉसिबल है उसको भरना। अगर सही तरीके से पढ़ोगे, 1 साल में वो गैप भर जाता है। बस ये पता तो हो कि भाई प्रोसेस क्या है। प्रोसेस, धोनी थाला क्या बोलता है? प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। इफ यू विल टेक केयर ऑफ द प्रोसेस, रिजल्ट जो है बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस का, आना ही है। तो हम लोग हमेशा रिजल्ट सपना देख रहे हैं कि भाई बत्ती, अरे प्रोसेस कहाँ है? अभी क्लास में हम एग्जांपल दे रहे थे कि ये क्या पाकिस्तान में क्रिकेट में टैलेंट नहीं है? अरे भैया, हम लोग को इतना पहले भी हराता था। वसीम अकरम से लेके एक से एक गेंदबाज आए, एक से एक बैट्समैन भी आए,
इंजमाम उल-हक इंडिया में होता तो ना कितना फेमस होता, इतना शानदार बैट्समैन। पहले तो प्रोसेस था, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेयर के कारण वो प्रोसेस ध्वस्त हो गया। तो टैलेंट जो खेल रहे हैं वो भी टैलेंटेड होंगे, 25 करोड़ आबादी से छन के आए, लेकिन प्रोसेस से नहीं आए। तो जो मेंटल जो स्ट्रेंथ चाहिए, ईशान किसान फॉर्म खराब हो जाओ रणजी में खेलो, वहां धमाल मचाया तब बुलाया है ना, प्रोसेस से आया है। अगर फंस रहा है तो मेंटल वो स्ट्रेंथ है कि वो एशिया का फाइनल में जो बंदा था वो मेंटल स्ट्रेंथ के कारण वो जीता ले गया, तिलक वर्मा। तो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट के प्रोसेस फॉलो करना है, जिसका पार्ट है कि आपको पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद ही दीवार, छत, प्लास्टर, पेंट लगाना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो लोकतंत्र को के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो सब इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, इस सब में बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस पर सवाल आता है। आप देखिएगा तो इलेक्शन कमीशन बड़ा चर्चा में रहता है, इलेक्शन कमीशन पे बड़ा सवाल आता है, फिनांस कमीशन पे बड़ा सवाल आता है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में। हर 5 साल में फिनांस कमीशन का रिकमेंडेशन आता है, तो समझ जाइए कि सवाल आना, चाहे इकोनॉमी में, चाहे पॉलिटी में, चाहे आपका पीटी में, सवाल आना कंपलसरी है। जैसे ही रिकमेंडेशन आया आना है। तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है उसको हमें अच्छे से करना पड़ता है। ये इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए गए? स्वतंत्र चुनाव आयोग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों सीएजी क्यों इंपॉर्टेंट है? सीएजी का स्थान कहां पे है? आप देखिएगा भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में पहले चैप्टर 1 है, जिसमें किसके बारे में है? कार्यपालिका, संघ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? संघ। ये क्या है? कार्यपालिका। चैप्टर 2 में क्या लिखा हुआ है? विधायिका। चैप्टर 3 में न्यायपालिका। ये सीएजी, इसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। अब देखिएगा कि कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। माफ कीजिएगा, जे नहीं, जी होगा। सीएजी अलग से बैठाया हुआ है, चैप्टर 4 भाग 5 में ही है, लेकिन ये कार्यपालिका में नहीं है। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर भूल गए थे उसको कार्यपालिका में डालना। सीएजी का काम क्या है? ऑडिट करना। कार्यपालिका जो काम कर रही है उसका लेखा, उसका अभिलेख, उसका ऑडिट करना। कितना पैसा आया, कितना हुआ, क्या भ्रष्टाचार, यही तो पकड़ेगा। अब जरा सोचो कि मेरा कोई कंपनी चल रहा है, अब मेरे पापा ऑडिट करने आए हैं, हम भ्रष्टाचार किए हैं, पापा हमको बचाएंगे कि पुलिस को बोलेंगे कि पकड़ के ले जाओ? ह्यूमन नेचर क्या है? पुत्र मोह, अपने परिवार के लिए लड़ना ह्यूमन नेचर है। तो यहां पे क्या आप देख रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक ही परिवार, अगर सीएजी को कार्यपालिका का अंग बना दें तो कार्यपालिका ही कार्यपालिका का ऑडिट करेगी क्या? अच्छे से करेगी? नहीं। इसलिए सीएजी को अलग रख के उसको स्वायत्तता दी गई है। उसको पद से हटाने के संदर्भ में कठोर प्रावधान है। उसके वेतन भत्ते सब कहाँ पे भारित है? संचित निधि पे। मतलब जब तक वो अपने पद पे उस पर कुछ निगेटिव उस पर बदलाव नहीं कर सकते हो। संसद भी मतदान नहीं होता है, सिर्फ चर्चा हो सकता है। भारित है संचित निधि पे, भारित, ताकि इसको स्वायत्तता मिल जाए। यही नहीं, जब वो सीएजी रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के बाद किसी लाभ के पद पे नहीं आ सकता है, ताकि जब अपने पद पे है तो कार्यपालिका की तरफ देख के
और कार्यपालिका के पक्ष में ऑडिट करेगा और कार्यपालिका रिटायरमेंट के बाद उसको कोई पद दे देगा। कुछ ना कुछ तो रहता ही है। बहुत सारे ऐसे हैं पद, ह्यूमन राइट कमीशन में घुसा दिया, कहीं ना कहीं घुसा दिया, वो छोड़ो राज्यपाल बना दिया, है ना। तो इसीलिए इसको अलाउड नहीं है कि निष्पक्षता बहुत जरूरी है। तो जब यही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो स्वतंत्रता की बात है अगर किसी इंस्टीट्यूशन का, तो वो जुडिशरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी लोकतंत्र को चलने के लिए। इसमें देखोगे लूप होल क्या है, सबसे बड़ा लूप होल है जब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होते हैं तो सीएजी वाला जो कंडीशन है इन पे अप्लाइड नहीं है। तभी तो किसी को राज्यसभा में मनोनीत कर दिया, किसी को राज्यपाल बना दिया गया। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा जुडिशियल रिफॉर्म में ये भी आना चाहिए, वहां आपका दिमाग चलेगा। क्या लक्ष्मीकांत पढ़ के लाइन बाय लाइन समझ में आएगा? सच बता रहा हूं, नहीं आएगा। हो सकता है स्टेटमेंट हो, आप पढ़ के आगे निकल जाएं, हो सकता है स्टेटमेंट हो पीला कलर से रंग के आगे निकल जाएं होली खेल के, है ना। मेरी बात से सहमत हैं? तो एक एक चीज का वो क्रक्स समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन क्यों आया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्यों आया, जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस क्या हैं, किस संशोधन कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जब अनुसूची 9 पढ़ोगे, है ना, तो वहाँ पे IR कोहलो केस या वामन राव केस पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है अच्छा सुप्रीम कोर्ट कैसे अंदर। भाई सीधे बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट अनुसूची 9 में रखे गए कानून का समीक्षा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हाथ बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट, एक से एक बड़े बड़े जज बैठे हैं। जैसे ही केशवानंद भारती केस आया, आधारभूत ढांचा का सिद्धांत आया, हर चीज को वहां से लिंक करना चालू कर दिया। जो ब्लैंक बॉक्स है जिसमें कानून रखा है उसका समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट बोला वामन राव केस में, अरे भैया ऐसा है, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक समीक्षा है वो आधारभूत ढांचा का पार्ट है, इसीलिए समीक्षा कर सकता है। जो अनुसूची 10 है उसमें डाल दिया गया 52वां संविधान संशोधन से कि दल बदल संबंधी प्रावधान में अंतिम निर्णय, निर्हरता का निर्णय किसका होगा? पीठासीन अधिकारी का, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या विधानसभा का जो अध्यक्ष है, वो लोग करने लगा बदमाशी, क्योंकि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रहता है, अपने हित में ये करने लगा। सुप्रीम कोर्ट बोला रुको हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, एक केस है 1991 या 92 में आया, उसमें बोला कि भाई जो पीठासीन अधिकारी का निर्णय लेना कि निर्भरता सही है या गलत है, ये न्यायिक प्रकृति का इसका नेचर है, और हर न्यायिक प्रकृति के चीज़ों का न्यायिक समीक्षा, उसकी समीक्षा करना, सुप्रीम कोर्ट का समीक्षा करना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए हम करेंगे समीक्षा, है ना। तो वो भी आप पढ़ोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा, कैसे अंदर प्रवेश किया। तो ये सब चीज आप सिर्फ वो जो एक बुक को 10 बार पढ़ लेने मात्र से नहीं होगा, उसमें आपके इसके फिलोसफिकल एंगल में, इसके कॉन्सेप्चुअल एंगल में जाना पड़ेगा। आप देखोगे कि भाई आज करेंट से हमेशा लिंक रहता है। जब आप PYQ एनालाइज करोगे तो मालूम चलेगा फंडामेंटल राइट हम लोग इतना पढ़ते हैं और आज तक 2 ही आर्टिकल पे सवाल पूछा है। 25 पे, 29 पे, 30 पे पूछा ही नहीं है। पूरा फोकस है क्या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, दिवाली के दौरान पटाखे जलाना, निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, उससे लिंक कर दिया। तो इसके लिए स्टैटिक मजबूत होना आवश्यक है, आर्टिकल 21 का फिलॉसफी समझना आवश्यक है,
और साथ में करेंट जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके के नेचर है निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 कौन सा केस? पुट्टा स्वामी केस 2017। और ये नवीनतम, इसके नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकार के विस्तार का परीक्षण कीजिए। पूछा कब है? 17 में, 17 में ही निर्णय आया था। 21 का निर्णय था, खच से पूछ दिया। है आसान सवाल, लेकिन खच से पूछ दिया क्योंकि बहुत बड़ी बात है। 21 का विस्तार जिस तेजी से हो रहा है छोटी बात नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, कभी जैसे सोचा है कि जो संविधान संशोधन 86वां किया गया तो उससे 21A जोड़ा गया, जहां पे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का। क्यों 21A में ही वहीं क्यों दिए? एक तो मौलिक अधिकार है तो भाग 3 में ही कहीं ना कहीं जोड़ोगे। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका था कि भैया ये जो आपका शिक्षा का अधिकार है, खासकर प्राइमरी एजुकेशन, वो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 21। तो वो 21 का पार्ट है। तो बाद में जब जो संसद संविधान संशोधन करके 21 के नीचे 21A के तहत इसमें डाल दिया, 19 में नहीं डाला। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। अगर वो बोलती कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शिक्षित होना बड़ा आवश्यक है, इसलिए शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 19 का पार्ट अगर बोली होती तो कहां जो रह जाता? आर्टिकल 19 के नीचे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हर चीज के पीछे बड़ा कॉन्सेप्ट है। यही तो पॉलिटी की खूबसूरती है। पूरा लॉजिकल, पूरा कॉन्सेप्चुअल, और उसमें करेंट का मसाला। तो और इसका जुड़ाव, पूरे पॉलिटी का जुड़ाव किसके साथ भी है? गवर्नेंस के साथ, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ये सब पढ़ते हो साथ में। उसके लिए संविधान में क्या कुछ प्रावधान है? ITI एक्ट बना, ये सीधे पारदर्शिता आर्टिकल 19 से जोड़ा गया। बोला गया कि भाई जब तक सूचना का अधिकार नहीं होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कोई मायने नहीं रखता। और वो भी सही सूचना का अधिकार। वही एक्सप्लेनेशन के बाद फिर ITI पे इतना जो मतलब आगे बढ़ा, 2005 में कानून बना। सब आपको गवर्नेंस में पढ़ना है, पॉलिटी से लिंक है। 19 में वो भी पढ़ना है, वो भी जो आप रिवर्स में गए। तो हमेशा जो देश है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे, ऐसे ही जाता है। यही है प्रक्रिया, खंजन मंजन खंजन मंजन, और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तो आप RTI 2005 से काफी आगे निकले थे 5 कदम, और 4 कदम पीछे आ गए RTI में संशोधन 2019 से। हो सकता है कि आज से 10-15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इस चीज को गंभीरता से ले और वो 19 वाले संशोधन को बोले गलत है। क्योंकि जो CIC मुख्य रूप से जो उसके लिए जिम्मेदार है, CIC और SIC। CIC का मतलब चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। उनकी स्वायत्ता ही खत्म कर दी गई। पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट हो गया? कार्यपालिका पे। हर चीज के लिए कार्यपालिका। कार्यपालिका बोले उठो चलो, हाँ वैसे ही चलेगा। भाई तुम अपने यहाँ ये रखे हो नौकर, उसको सैलरी दे, तुम्हारा ही काम करेगा ना। अब क्या, जो बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ बोल रहे थे कि सही समय है कि जो CIC जो है अभी वैधानिक संस्था है, RTI एक्ट के तहत उसको क्या दे दो? संवैधानिक दर्जा दो। संविधान संशोधन करके उसको संविधान, सरकार थोड़ा वापस पीछे चली गई। वैधानिक दर्जा तो है लेकिन उसको टूथलेस टाइगर बना दिया। है तो शेर लेकिन दांत, दांत अरे दिखाने के लिए भी नहीं है। टूथलेस टाइगर है ही नहीं, दांत, घास खा रहा है। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सीधे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के कि क्या
संशोधन हुए, उसके क्या लाभ, इसके निम्नलिखित लाभ हैं, इसके निम्नलिखित हानियां हैं, उस सब से उसका फिलॉसफी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए फाउंडेशन में इन सब चीज़ों को आपको बताया जाएगा। तो जो सामान्य गलतियां करते हैं हम लोग, तो सिर्फ एक किताब पढ़ते हैं, किताब का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या कर दिए, एक किताब पढ़ लिए, बोला हो गया पॉलिटी, उसमें भी फंडामेंटल राइट डीपीएसपी तक हो गया। जैसे ही पार्लियामेंट में आते हो इतना लंबा है, बीच में थक जाते हो, एक महीना छोड़ दिए, फिर से उसको शुरू किए प्रीएम्बल से, फिर फंडामेंटल राइट तक पढ़े, फिर से थक गए, यही होता रहता है। आगे के चैप्टर्स पढ़ी, पार्लियामेंट किसी का पूरा नहीं हो पाता। प्रथम पाठन तक पहुंचता है साधारण विधेयक में, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, है ना। जहाँ ये सब आना शुरू होता है, कटौती प्रस्ताव और ये सब, अरे क्या है यार, हम जाते हैं वापस स्पेक्ट्रम खोल लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, करते करते 4-5 साल लाइब्रेरी में चाय पीते हुए पढ़ते हुए निकल जाएगा। आजकल की समझ नहीं हो पाती है, खाली आजकल एज ए फैक्ट आपने पढ़ लिया, उससे नहीं होगा। पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करते हैं, पॉलिटी को सिर्फ क्या समझते हैं, स्टैटिक करेंट से लिंक नहीं करते हैं, और सरफेस लेवल रीडिंग, वही सरफेस लेवल रीडिंग क्या है, अपने रंगा, अपने कलर वाला का सरफेस उठा के उस सरफेस पे घर्षण करना, यही पढ़ाई हम लोग समझते हैं कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी। दिक्कत है इसमें, एक चीज मिसिंग है, सिलेबस पे कमांड नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ी गलती, ये होना चाहिए था पॉइंट। क्या सिर्फ एक किताब पढ़ते हैं, मतलब वो एक किताब किसी चीज को बोला गया है यहाँ पे, तुम्हें बताएं तो कि लक्ष्मीकांत पढ़ लिए हो गया, अरे एनसीईआरटी नहीं पढ़े, है ना, और लक्ष्मीकांत बस पढ़ लिए, कोई उसको समझाने वाला, कोई उसका फिलॉसफी बताने वाला कॉन्स्टिट्यूशन का है नहीं। खाली किताब पढ़ने से हम लोग लगता है कि, वो भी कौन सा किताब, वो एक किताब, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करो, हाँ, हम जितना सर हैं डेडली अगेंस्ट, उतना हम डेडली अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसके साथ और भी चीज चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ रही हो बात। तो ये पॉलिटी आपको मेन है। उसके बाद तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स क्लियर करना, फाउंडेशन के साथ क्लास में सर पूरा बताएंगे, एनसीईआरटी के साथ आजकल समझना, पीवाईक्यू का पैटर्न देखना, करेंट अफेयर से फिर उसको जोड़ना, और रेगुलर रिवीजन। बहुत सारे बच्चे बोले सर रिवीजन करके गए थे प्रीलिम्स में, हो नहीं पाया, वहाँ भूल जा रहे थे। कितना रिवीजन सर, एक रिवीजन, एक रिवीजन, एक रिवीजन में तो वो बस मुंह में बस खाना चबा रहे हो, अंदर पचाना तो दूर की बात। बार बार रेगुलर रिवीजन का मतलब होता है, आप टॉपर से सुनते होंगे कि डेली हम लोग, टॉपर्स हर टॉपर बोलते हैं कि मैं डेली रिवाइज करती थी, 1-2 घंटा डेली रिवीजन को, वो रिवीजन चक्र होता है। मैं आपको बता रहा हूँ मजेदार बात, मेंस की बात बता रहा हूँ, जिन बच्चों को मतलब ऐसे गाइडेंस लेने आते हैं, हेल्प करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं मेंस के लिए, ऑब्वियसली फाउंडेशन ये सब होने के बाद, वो करीब 700 से 800 शीट का बनता है पूरे जीएस का। 800 शीट का मतलब 1600 पेज, सीधी सी बात। उसको बोलते हैं डेली 1 घंटा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, उसको बोलते हैं रिवीजन चक्र। महीने में 1 रिवीजन हो जाता है, 1 घंटा अगर डेली करेगा। पहला रिवीजन 2 महीने लगता है, उसके बाद 1 महीना पे आ जाता है। जब वो मेंस लिखने जाता है तब तक 1 साल में 12 ऐसे ही, और मॉक के साथ अलग से रिवीजन करना पड़ता है, 15 से 20 रिवीजन करके जाता है, रट्टा नहीं मारता है, 15 से 20 रिवीजन। और किया क्या है, डेली 1 घंटा रिवीजन, एक एक चीज मुंह पे होता है, एक एक चीज तुरंत पूछा, खच 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 जवाब। जैसे मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं, किराना दुकान का एग्जांपल।
कि आप अरेंज फॉर्म में डाल दिए, है ना, और डेली किराना दुकानदार अपना बेच रहा है सामान, 1 साल बाद जाओ तो क्या होगा, बोले भैया सर्फ एक्सेल चाहिए, हाँ हाँ देते हैं, फोन पे है लीजिए, अच्छा बिस्किट चाहिए, फोन पे है, बिना देखे, देखे हो कि नहीं ऐसा? वही, क्या वो रट्टा मारा है क्या, कौन सामान कहाँ पे रखा हुआ है? नहीं, हाँ, सब कॉन्शियस माइंड में वो खाने बैठ गए, समझ गए? तो यही आपका पॉलिटी का आपको पढ़ने का पूरा तरीका है। फाइनल यही बात है कि आप पॉलिटी जो है बहुत प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वही शासन व्यवस्था है, कुछ नया बहुत क्रांतिकारी इवॉल्व नहीं हो रहा है कि रूस की क्रांति आ गई तो न्याय का सिद्धांत उस समय आया होगा, मार्क्स आ गया बुक लिख के चला, ऐसा तो नहीं है, बहुत प्रिडिक्टेबल है, और प्रिडिक्टेबल हमको साफ साफ दिख जाता है PYQ से, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आर्टिकल बेस्ड है, तो क्रोनोलॉजी याद करना, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, क्रोनोलॉजी में याद करना समझना बड़ा आसान है, बड़ा ही हाई स्कोरिंग, ये बड़ा ही क्या, सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स मेंस ही नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी, है ना, ये हम लोग भूल जाते हैं कि जो इंटरव्यू है या पर्सनालिटी टेस्ट है, IAS बनने के लिए वो भी एक स्टेज है, और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। उसका कारण है कि मान लो कि GS पेपर 2 में 250 नंबर का है, टॉपर को 125 नंबर आ रहा है, तुम नाक रगड़ोगे तो 135 आ जाएगा, लेकिन यही पर्सनालिटी टेस्ट में तुमको आ रहा है 145 और सामने वाले को 275 का होता है, उसको आ रहा है 210, ये 55, 10, 65, 50, 60 नंबर तुम GS में जरा बढ़ा के दिखा दो, ऐसा फेंकाते हो, अगर पर्सनालिटी अच्छी नहीं हुई है ऐसा फेंकाते हो जिसका कोई सीमा नहीं है। अगर बहुत बेहतरीन है ये तो पीछे कोई रैंक मिल जाएगा, IAS तो छोड़ दो, जो भी IAS बनता है, देखो जो पर्सनालिटी टेस्ट जो ले रहा है तो वो देखता है कि मेक श्योर करता है, अगर आपकी पर्सनालिटी, उसको तो मेंस का मार्क्स पता नहीं है, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है देखता है ये लड़का जाना चाहिए प्रशासन में, अच्छी बात है, ये लड़का IAS, IPS और IFS जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है वहाँ पे ये संभाल सकता है, लेकिन देखा इसका पर्सनालिटी ही ठीक नहीं है, दंगा रुकवाने जाएगा ये और करा देगा, तो वो मेक श्योर करता है कि भाई इसका सिलेक्शन होना नहीं होना है, बस IAS IPS ना बने, इसलिए टॉप 100 वाले को, टॉप 200 सबका मार्क्स देखो कि बड़ा अच्छा रहता है, पर्सनालिटी टेस्ट में भी एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, है ना, लेकिन इंटरव्यू में इन लोग के मार्क्स बड़े अच्छे रहते हैं, 190+, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए पॉलिटी को तैयार उस तरीके से आप कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक पूरा समझ में आ गया, उसका पर्सनालिटी पे ऐसा कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन यहाँ आपका पर्सनालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कोई प्रश्न आपकी तरफ से? क्या इतना समझाएं कि सब कुछ क्लियर हो गया? मतलब कोई प्रश्न? नहीं, ये बता, पूछ रही है आपका नाम? संजना पूछ रही है कि सर जो आपने मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाए, मेंस का शॉर्ट नोट्स याद रखिए, फाउंडेशन के बाद वो दीवाल और छत है, बड़ा खराब बना है, हा, ये फाउंडेशन है और दीवाल और छत जो है ये आपका शॉर्ट नोट्स है। तो दीवाल और छत कब बनाओगी? जब फाउंडेशन हो जाए। याद रखिए दीवार छत बनाने में मात्र 1 महीना लगता है, आ जाना मेरे पास, 1 महीना में शॉर्ट नोट्स बनवा देंगे। 8 घंटा डेली लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए लिखना पड़ेगा। हाँ, वो प्लास्टर और पेंट नहीं होगा 1 महीना में, वो प्लास्टर और पेंट
PYQ तो पहले भी करोगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद रगड़ोगे PYQ। करना और रगड़ने में अंतर है, डीप एनालिसिस। और ये जो जब लास्ट स्टेज है टॉपर्स कॉपी, वो होगा आपका जो यहाँ झूमर लगाओगे, पेंटिंग लगाओगे, यहाँ बढ़िया सोफा डालोगे, वो टॉपर्स कॉपी है। अभी देखोगी, अभी भी देखना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया लेकिन देखना चाहिए। भाई घर बनना है तो जाके शोरूम में देख तो लिए कि भाई भविष्य में ये सोफा डालेंगे, लेकिन ये नहीं कि खरीद लिया। मालूम चला कि ये फाउंडेशन बना है, खाली घर का नींव बना है और सोफा लगा दिया, खंबा डाल के झूमर लगा दिया। एक तो लोग पागल समझेंगे और तुम रह भी नहीं पाओगे, रह पाओगे फाउंडेशन में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन अच्छे से कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए असाइनमेंट के माध्यम से। फाउंडेशन में आपको लिखने का बहुत मौका मिलता है, वो भी विजन आए उसमें, है ना। और जब फाउंडेशन हो जाएगा उसके बाद, या फिर फाउंडेशन में भी एक लेवल पे कुछ सब्जेक्ट हो जाएंगे, 6-7 महीना हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। उसे ओवरऑल कितना महीना लगता है शॉर्ट नोट्स दीवार और छत करने में? 1 महीना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मतलब टीचर ऑब्वियसली समझाते हैं, उनका वो दिमाग में जो ग्लू मैं बोल रहा हूँ, ग्लू, ग्लू समझती हो, गोंद, कि वो चिपके कौन से, ग्लू क्या है, फिलॉसफी है, कहानी है, उसके अंदर किशमिश छुआरा डाला हुआ है, काजू डाला हुआ है, वो आपके फैक्ट है, समझ गए। तो वो ग्लू आपको लक्ष्मीकांत से नहीं मिल पाएगा। वो ग्लू कहाँ से मिलेगा भाई? नहीं नहीं विजय, नहीं, कोई भी टीचर अगर अच्छे से कहानी के फॉर्म में बता रहा है ना, क्लास नोट्स में लिखवा रहा है, क्लास नोट्स में, जबकि वो सब सारे चीज लक्ष्मीकांत में है, लेकिन वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लू के तरीके से पूरा पढ़ाएगा। नहीं तो बिल्कुल, आप जो क्लास में आपको सर बोल रहे हैं स्टैंडर्ड बुक वो पढ़िए, लक्ष्मीकांत आपको पसंद है बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक एक आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुभाष कश्यप पढ़ सकती हैं आप। सुभाष कश्यप के साथ क्या है कि पूरा ग्लू है ना। फैक्ट आपको काजू किशमिश खोजना उसमें से मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ग्लू है पूरा स्टोरी फॉर्म में, समझ गए। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, कीजिए मेहनत, और मुझे पता है कि आप मेहनत करेंगे अच्छे से। बस याद रखिएगा कि सिलेबस, PYQ, आगे भविष्य में टॉपर्स कॉपी, शॉर्ट नोट्स, इस सब को जम के आपके प्रोसेस में आना चाहिए, है ना। इसमें कोई दो मत नहीं, आप किसी से भी पूछेंगे, कोई भी टॉपर से पूछेंगे, यही सब किए हैं, लेकिन प्रोसेस में किए हैं। थैंक यू।